इस वीडियो में हम लोग फर्म वर्सेस कंपनी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्म वर्सेस इंडिविजुअल पढ़ लिया था। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। फर्म वर्सेस कंपनी को मैंने सीधे क्वेश्चन लिया है जो कि नेशनल पीजी कॉलेज के PYQ 2019 का है, ठीक है। तो वो 2000 मेरे आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे मैंने 2019 का इनकम टैक्स पेपर अपलोड भी किया हुआ है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 चेक करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास उसका हार्ड कॉपी तो है नहीं, मेरे पास केवल 2023 का है क्योंकि वही मैंने दिया है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था फोन से दिखाने में, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। बाकी आप 2019 वाले में जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना, यही मिलेगा आपको, ठीक। तो हम इसी के थ्रू फर्म वर्सेस कंपनी टॉपिक समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे हम फर्म वर्सेस इंडिविजुअल पढ़ते थे तो उसमें भी दो बनता था, एक फर्म के लिए एक कंपनी के लिए, फिर दोनों को हम कंपेयर करते थे, ठीक है। तो यहां पे भी वही होगा, पहले हम फर्म को सॉल्व करेंगे फिर कंपनी को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब क्या फर्म के लिए हमको नया फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा? नहीं। जो इंडिविजुअल फर्म वर्सेस इंडिविजुअल वाले में फर्म का फॉर्मूला था ना, एज अ फर्म का फॉर्मेट, सेम वही फॉर्मेट रहेगा। तो मैं इसीलिए दोबारा से इसका फॉर्मेट नहीं समझा रहा हूं। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कि कैसे ये फर्म वाले को सॉल्व करना है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो फिर से आप लोग इसका। तो सबसे पहले फर्म इनकम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ इनकम हम निकालते हैं, ये यहां तक, ठीक। फिर उसके बाद हम लिखते हैं एज अ पार्टनरशिप फर्म नेट इनकम आफ्टर टैक्स, जो भी आता है यहाँ पे लिख देते हैं इन तीनों को ऐड करके, ठीक। आप पिछला वाला वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब रही बात कि कंपनी वाले को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पिछली वाले वीडियो में तुमने फर्म वर्सेस इंडिविजुअल पढ़ा था। फर्म का तो देख लिया हमने फॉर्मेट, इंडिविजुअल का भी देख लिया, अब कंपनी को कैसे करेंगे? तो ये जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी के साथ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, उससे पहले अगर आप फिर से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये पहले थर्ड पॉइंट तक हो गया आपका पार्टनरशिप फर्म का, फिर उसके बाद ये कंपनी का। अब क्वेश्चन हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, नेशनल पीजी कॉलेज का PYQ 2019 का इनकम टैक्स का पेपर है ये। A and B wants to start a business. The estimated profits of which for the year are ₹10 लाख। तो भाई ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उस ईयर का वो है 10 लाख रुपीज उनका। दे हैव 2 ऑप्शंस फॉर सेलेक्टिंग अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास 2 ऑप्शन है बिजनेस के फॉर्म को सेलेक्ट करने का, एक है पार्टनरशिप फर्म, एक है कंपनी। जब वो पार्टनरशिप फर्म को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पहला पॉइंट पढ़िए, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹7,50,000 ईच। मतलब कि कैपिटल जो देखो, 2 पार्टनर हैं, दोनों का 7,50,000 ईच कैपिटल होगा और इंटरेस्ट का रेट है 12%, ठीक। आगे सेकंड पॉइंट है, सैलरी मिलेगी ए और बी दोनों को ₹2 लाख पर एनम। फिर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक। अब आते हैं कंपनी में। कंपनी में फर्स्ट पॉइंट है ₹5 लाख ईच एज शेयर कैपिटल एंड ₹2,50,000 ईच एज लोन एट द रेट 15%। मतलब कि शेयर कैपिटल दोनों का है ₹5 लाख ईच, ए का भी 5 लाख और बी का भी 5 लाख, ठीक। और लोन है दोनों का ₹2,50,000 और रेट है इंटरेस्ट ऑन लोन का 15%, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया ए और बी को सैलरी मिल रही है कंपनी में भी 2 लाख पर एनम ईच। फिर लास्ट में बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स इक्वली। मतलब जो रिमेनिंग ऑफ प्रॉफिट रहेगा उसको डिविडेंड की तरह बराबर बांट दिया जाएगा। आगे बोला है अज्यूम्ड कंपनी इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, विच ऑप्शन इज बेटर फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वही हमको बताना है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए पार्टनरशिप फर्म चलाना बेहतर होगा या फिर कंपनी चलाना बेहतर होगा, ठीक है। तो वही हम इनको बताएंगे। पहले हम पार्टनरशिप फर्म वाला, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में फर्म को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही करेंगे, ठीक। उसके बाद कंपनी का थोड़ा डिफरेंट है तो वो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एज अ पार्टनरशिप फर्म, एज सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो एज अ पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहले हम क्या कंप्यूट करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ फर्म। इसका फॉर्मेट आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला गया है?
अब देखो, अभी सिर्फ हम पार्टनरशिप फॉर्म वाले को देखेंगे, कंपनी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो इसमें और बाकी एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स तो दोनों का सेम ही रहेगा जो यहाँ पे ऊपर दे रखा है। तो 10 लाख रुपीस दिया हुआ है, यही हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से आप लेस करोगे अलाउड एक्सपेंसेस, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड खर्चे। तो आपने पढ़ा होगा मेरी असेसमेंट ऑफ फॉर्म वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में कि 12% तक इंटरेस्ट अलाउ होता है, और यहां पे कितना है, 12% ही है। तो आप यहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, क्योंकि 12% तक अलाउ होता है और यहां 12% ही तक दिया हुआ है। ठीक, और दोनों को 12% पे मिला है ईच। तो आप यहां लिखोगे ए का कैलकुलेशन करोगे और बी का। तो और कैपिटल कितना है, दोनों का सेम अमाउंट का कैपिटल है 7,50,000। तो 7,50,000 एट द रेट 12%, और बी का भी वही होगा 7,50,000 एट द रेट 12%। ठीक, तो ये आप निकाल लो, 7,50,000 का 12% कितना हो गया, 90,000 रुपीज। तो जितना ए का आया उतना ही बी का रहेगा, क्योंकि दोनों का सेम है, इंटरेस्ट भी और कैपिटल का अमाउंट भी। दोनों को आप ऐड करो और यहां पे पहले लिखो 1,80,000 हो गया। ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं ऐसा जो अलाउ हो। सैलरी दे रखा है वो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यही 1,80,000 को आप आउटर कॉलम में लिखोगे और लेस कर लोगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। 10 लाख माइनस 1,80,000, ये हो गया 8,20,000 रुपीज। ठीक, ये क्या आया है, बुक प्रॉफिट। अब जिसको फॉर्मेट नहीं भी याद है और उसने पार्टनरशिप फॉर्म वाली वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा भाई बुक प्रॉफिट के बाद हम क्या निकालते थे, टोटल इनकम, और उसमें हम लेस करते थे कुछ चीजें, तो वो हम यहीं पे लेस कर देंगे, अलग से ना लेस करके। ठीक है, तो लेस करेंगे हम रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स और स्टैट्यूटरी लिमिट। तो क्वेश्चन में रेमुनरेशन कितना बोला है, सैलरी बोला है 2 लाख पर एनम ईच, यानी कि ए का भी 2 लाख रुपीज सैलरी और बी का भी 2 लाख रुपीज का सैलरी। ये कितना हो गया, 4 लाख रुपए। अभी आप यहीं पे लिखोगे, क्योंकि स्टैट्यूटरी लिमिट और इसमें से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वही लेस होता है। ठीक, और स्टैट्यूटरी लिमिट अब हम कैलकुलेट करेंगे अलग से, यहां स्पेस छोड़ देना आप लिखोगे स्टैट्यूटरी लिमिट। ये भी मैंने पार्टनरशिप फॉर्म वाली वीडियो में सिखाया है। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब कि बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख को हम दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, 1,50,000 या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख, मतलब बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख। ठीक है, तो बुक प्रॉफिट कितना आया है, 8,20,000। तो उसमें से पहले 3 लाख को हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, अब वापस से इस 1,50,000 को एज इट इज लिख दो, और 90% ऑफ 3 लाख ये कितना आएगा, 2,70,000। इन दोनों अमाउंट में से जो भी ग्रेटर होता है उसको बाहर लिखेंगे हम, यानी कि 2,70,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऐड बैलेंस अमाउंट जो भी बच गया उसका 60%। तो भाई देखो, बुक प्रॉफिट का 3 लाख रुपए यहां यूज हो गया, तो जो भी अब बुक प्रॉफिट का अमाउंट बचेगा वो बैलेंस हो जाएगा। 8,20,000 बुक प्रॉफिट था, उसमें से 3 लाख रुपए यूज हो चुका है, बचा 5,20,000। आप लिखोगे बैलेंस, यानी कि 5,20,000 और उसका 60% निकालो। ठीक है, ये हो गया 3,12,000। इसको आप आउटर कॉलम में लिखोगे, ऐड कर दो दोनों को, 3,12,000 प्लस 2,70,000, ये हो गया आपका 5,82,000। ये स्टैट्यूटरी लिमिट आ गई। आप यहां लिख दो 5,82,000। इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होता है वो यहां पे लेस होगा, तो साफ साफ आपको दिख रहा है 4 लाख रुपए लीस्ट है
तो इसको आप लिखोगे आउटर कॉलम में 4 लाख रुपीज। ठीक, बुक प्रॉफिट में से इसको लेस कर दो, तो 8,20,000 माइनस 4 लाख रुपीज कितना हो गया? 4,20,000। ये क्या आ गया? ये आएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस, नहीं है नील कर दो, वापस से लिख दो 4,20,000 रुपीज। ये हो गया आपका टोटल इनकम। ठीक, अब टोटल इनकम के बाद हम क्या लेस करेंगे? जो टैक्स लायबिलिटी हम अलग से बनाते थे वो हम यहीं पे बना देंगे, टैक्स लायबिलिटी एज फर्म। तो टैक्स लायबिलिटी हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, फिर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 20%, फिर ये 10% और फिर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। ये चारों ही नहीं है, यानी कि हमको सीधे क्या लेना होगा? रिमेनिंग अदर इनकम। और रिमेनिंग अदर इनकम आता कैसे है? टोटल इनकम में से ये चारों में से जो भी यहाँ पे यूज हो जाता है उसका ओरिजिनल अमाउंट हम लेस करते हैं टोटल इनकम में से। लेकिन क्योंकि ये चारों है ही नहीं, तो जो रिमेनिंग अदर इनकम है वही हो जाएगा हमारा टोटल इनकम। मतलब कहने का मतलब जो टोटल इनकम है वही हो जाएगा रिमेनिंग अदर इनकम। तो आप यहां लिखोगे अदर इनकम, और फर्म के केस में अदर इनकम का कितना परसेंट लेना है? तो 30% लेना है। तो टोटल इनकम ही हो जाएगा अदर इनकम 4,20,000 एट द रेट 30%। ये आ गया 1,26,000। या यहीं पे लिखो इनर कॉलम में। उसके बाद हम ऐड करते हैं सरचार्ज, लेकिन जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो नहीं है, छोड़ दो। फिर मार्जिनल रिलीफ नहीं है वो भी, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है टोटल इनकम, छोड़ दो। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो आप लिखोगे ऐड, सॉरी बाहर मत लिखना क्योंकि फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें। यहाँ इनर कॉलम में लिखो ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% इस वाले अमाउंट का। तो यानी कि 1,26,000 का 4%। ये आ गया 5,040। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को। ये आ गया 1,31,040 और ये ऑलरेडी राउंड ऑफ है, तो सीधे इस अमाउंट को आप बाहर लिखोगे 1,31,040 और इसको आप लेस करोगे टोटल इनकम में से। तो 4,20,000 माइनस 1,31,040 ये कितना हो गया? 2,88,960। 2,88,960 ये क्या आ जाता है? ये हो गया फर्म्स इनकम आफ्टर टैक्स। फर्म्स इनकम आफ्टर टैक्स। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर अलाउड एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, बुक प्रॉफिट आया, फिर लेस करेंगे रेम्यूनरेशन या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट विच एवर इज लेस, फिर उसके बाद जीटीआई आता है, डिडक्शंस लेस करेंगे, टोटल इनकम आ गया, फिर लेस कर देंगे टैक्स लायबिलिटी एज फर्म। ठीक है, आ जाएगा हमारा फर्म इनकम आफ्टर टैक्स। अब हम इसके बाद एलोकेशन ऑफ इनकम बनाएंगे। एलोकेशन ऑफ इनकम, 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, इसलिए 2 पार्ट में आप इसको बाइफरकेट कर दो। ए बी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और हम यहाँ पे मतलब एलोकेशन में 12% तक लेते हैं और क्वेश्चन में भी केवल 12% तक है, जो कि अभी हमने निकाला है। 7,50,000 रुपीज कैपिटल था और 12% इंटरेस्ट कितना आया? 90,000 ए का भी और बी का भी 90,000। तो आप यहाँ पे सीधे अमाउंट पुट करो 90,000 रुपीज और इधर भी 90,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं? रेम्यूनरेशन या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट, इन दोनों में से विच एवर इज लीस्ट। ठीक, तो रेम्यूनरेशन कितना था? हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख रुपीज था। तो यहाँ वापस से लिखो आप 4 लाख रुपीज और
स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है 5,82,000, अभी हमने निकाला भी था, ठीक है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, साफ साफ आपको पता है 4 लाख रुपीज, जिसमें से 2 लाख रुपए सैलरी ए का है तो यहां लिख दो, और 2 लाख रुपए सैलरी बी का है वो यहां लिख दो आप। ठीक, अब ऐड कर दो आप अमाउंट, और कुछ क्योंकि है नहीं, तो ये हो गया 2,90,000 रुपीज ए का, और इधर 2,90,000 रुपीज ये बी का हो गया। ठीक, उसके बाद आप लेस करोगे टैक्स, जो कि अकॉर्डिंग टू स्लैब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि आप फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसको अलग पेज पे आ जाओ कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको आप यहां पे लिख लो, इनकम कितना है 2,90,000 रुपीज। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें का फर्स्ट जो 2,50,000 रुपीज है वो ले लो। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि स्लैब कितना है, तो 2.5 लाख रुपए तक के इनकम पे कोई टैक्स रेट नहीं, तो 2,90,000 का अप टू 2,50,000 रुपीज कोई टैक्स नहीं है, तो 2,50,000 पे आप यहां लिख दो नील। ठीक, अब 2,90,000 माइनस 2,50,000 करो आप, ये कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत देखो कि ये 40,000 रुपए अमाउंट है, तो भूल से भी इसको ऐसा मत करना कि ये 40,000 अमाउंट है तो ये 2.5 लाख के अंदर आएगा, नील कर दे, नहीं। अब आप ये देखो ये 40,000 कौन से स्लैब में आ रहा है, तो ये आ रहा है 2.5 लाख टू 5 लाख रुपीज के स्लैब में आ रहा है। कैसे, देखो 2,90,000 का पहला 2.5 लाख हम यहाँ लिख लिए और नील कर दिए। अब जो इसके बाद का 40,000 है ये यहाँ पे है भाई, ये 2.5 लाख के बाद स्टार्ट हो रहा, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच का कोई भी इनकम है उस पे 5%, तो ये 40,000 रुपए इस 2.5 लाख के बाद है, तो इसीलिए इस पे लगेगा 5%, तो 40,000 का 5% हो गया 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज टैक्स तो आ गया। अब ये बताओ क्या ये टैक्स यही अब जाके लिख दोगे वहां पे, नहीं लिखोगे, क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ा था यहाँ पे कि इंडिविजुअल जो कि इंडिया में रहते हैं और उनका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं एक्सीड कर रहा है, तो जो भी उनका टैक्स रहेगा अप टू 12,500 रुपीज का उनको रिबेट मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ देखो क्या इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है, नहीं है, क्या इनका जो टैक्स है वो 12,500 से ज्यादा है, अगर होता भी तो हमको अप टू 12,500 तक का रिबेट लेना है, तो यहाँ पे 2,000 है जो कि 12,500 से कम है, तो आप यहाँ लिखोगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, सेम अमाउंट का अप टू 12,500 तक ये मिलता है, तो नील कर दो। समझ में आया, ये ए का आ गया। बी का भी 2,90,000 रुपीज सेम इनकम है, अगर बी का कुछ और इनकम होता तो उसका भी हम इसी स्लैब के थ्रू अकॉर्डिंग, जैसे मतलब ये सारा है ना, जैसे अभी हमने ये कैलकुलेशन किया हम दोबारा से कैलकुलेट करते, लेकिन क्योंकि बी का भी यही सेम इनकम है तो यही नील आएगा। ठीक है, तो आप वहां पे लिख दो नील। ठीक है, तो यहां नील लिख दो, और क्योंकि ये भी सेम था तो इसको भी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये भी नील आ गया। अगर यहाँ पे अलग अमाउंट आता तो आप पहले कैलकुलेट करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दो 2,90,000 रुपीज, ये भी कितना आ जाएगा 2,90,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद अब हम ऐड करते हैं क्या, फर्म इनकम आफ्टर टैक्स। फर्म इनकम आफ्टर टैक्स आया कितना था, 2,88,960 आया था, तो आप यहां लिखोगे 2,88,960, और क्या रेशियो बताया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए पार्टनरशिप फर्म में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, इक्वल रेशियो है, तो 2,88,960 को आप 1:1 में बांट दोगे, तो 2,88,960 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1,44,480। ठीक है, फिर इसका भी वही अमाउंट आएगा क्योंकि भाई ये सेम रेशियो में बटना है, तो 2,90,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 वही सेम अमाउंट आएगा, ये गलत हो गया कुछ, 2,88,960 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो 1,44,480। ठीक है, अब ऐड कर दोगे आप,
पहले ए का कर लो, 2,90,000 रुपीज प्लस 1,44,480, ये हो गया 4,34,480। यहाँ पे भी सेम है 2,90,000 और ये 1,44,480, तो ये भी आ जाएगा 4,34,480। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो फर्म के केस में दोनों ही पार्टनर का यहीं पे इनकम आ जाता है, तो हम लिख देते हैं नेट इनकम आफ्टर टैक्स इन केस ऑफ फर्म इज, दोनों को ऐड कर डालो, 4,34,480 प्लस 4,34,480, ये आ गया 8,68,960। ठीक है, फर्म के केस में आ गया। तो अभी हमने बनाया फर्म का फर्म इनकम आफ्टर टैक्स और फर्म का एलोकेशन ऑफ इनकम, फिर हमने निकाल लिया नेट इनकम आफ्टर टैक्स कितना बना है फर्म के केस में, 8,68,960। अब एज अ पार्टनरशिप फर्म हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम कंपनी सॉल्व करेंगे और पार्टनरशिप फर्म को आप एकदम छोड़ दो, उसको देखना ही मत, अब सिर्फ कंपनी को देखो। तो एज अ कंपनी, ठीक है, इसमें भी अब इसका मैंने अलग से फॉर्मेट नहीं बताया है, सीधे यहीं पे बता रहा हूं, आप देख लेना। हाँ, तो सबसे पहले इसमें भी हम लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट इसमें भी सेम था क्योंकि वो तो ऊपर यहां अलग से दे रखा था कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10 लाख रुपीज, तो आप यहां बाहर सीधे लिखो 10 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें से आप लेस करोगे अलाउड एक्सपेंसेस। ठीक, अब ध्यान रखना अलाउड एक्सपेंसेस तो कर रहे हो लेकिन फर्म और इंडिविजुअल वाले से डिफरेंट है। जब हम फर्म वाला क्वेश्चन करते थे तो उसमें हम अलाउ कितना परसेंट करते हैं, केवल 12% तक अलाउ करते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के केस में कोई भी 12% वाला रूल नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन में जितना भी परसेंटेज दे रखा है इंटरेस्ट का, वो आप पूरा का पूरा उसको अलाउ कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी के केस में आप देखो कितना लोन है, 2,50,000 रुपीज लोन है और कितना परसेंटेज है, तो 15%। अभी मैंने क्या बताया कि कंपनी के केस में हमको जो इंटरेस्ट है पूरा जितना भी परसेंट दिया है वो लेना है। कंपनी के केस में कोई भी 12% वाला रूल नहीं होगा। तो यहां आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहां इस क्वेश्चन में कितना दिया था, 15% दिया था कंपनी ने, तो आप लिखोगे @15%। ठीक है, तो वही है, ए का कितना है लोन, 2,50,000 रुपीज, तो आप 2,50,000 @15% करोगे। ठीक है, वैसे ही बी का भी लोन का अमाउंट कितना है, 2,50,000 रुपीज है, तो बी का भी आप लिखोगे यहाँ 2,50,000 और इंटरेस्ट कितना, सेम वही 15%। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 2,50,000 का 15% कितना आ गया, 37,500। तो सेम ये भी यहाँ पे अमाउंट भी सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है, तो यही आएगा 37,500। दोनों को आप ऐड करो, 37,500, ये आ गया 75,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है कि सैलरी 2 लाख पर एनम ईच। तो कंपनी के केस में ए और बी जो पार्टनर है वो इन्वेस्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो उनका सैलरी रहेगा वो भी अलाउ रहेगा। ठीक, तो आप यहां पे लिखोगे सैलरी टू ए एंड बी। ए को भी गया है 2 लाख रुपीज और बी को भी गया है 2 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए आप यहां पे लिखो, और कुछ भी नहीं है। 4,75,000 को आप ऐड कर लो और बाहर लिखो 4,75,000। इसको आप लेस करो ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, तो 10 लाख माइनस 4,75,000 ये हो जाएगा 5,25,000 रुपीज। और
अब जैसे अभी तक हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जब लेस करते थे तो फर्म वाले में आता था आपका बुक प्रॉफिट, जब इंडिविजुअल वाला हम करते थे तो इंडिविजुअल का इनकम बिफोर टैक्स, जब कंपनी वाला करोगे तो ये रहेगा टोटल इनकम। ठीक है, और इसके बाद बस आपको एक चीज लेस करना होगा, लेस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, और ध्यान रखना ये कंपनी है तो यहाँ पे फर्म वाला टैक्स लायबिलिटी मत निकालना, कंपनी वाला निकालोगे। तो कंपनी के केस में टैक्स लायबिलिटी ये पहले 4 पॉइंट वही रहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, ये चारों है ही नहीं। फिर हम लेते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम आता कैसे है, टोटल इनकम में से ये चारों में से जो भी यहाँ यूज हो गया उसको लेस करते हैं उसका ओरिजिनल अमाउंट, तो आ जाता है अदर इनकम। तो जब आप देख रहे हो पहले 4 हैं ही नहीं तो जो टोटल इनकम है वही हो जाएगा आपका अदर इनकम। ठीक, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो फिर 25% टैक्स चार्ज होता है, अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, तो जब भी क्वेश्चन में टर्नओवर के बारे में ना मेंशन हो तो आप मानते हो कि 400 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो कितना परसेंट चार्ज करोगे, 25%। तो देखो यहाँ पे टोटल इनकम ही हो जाएगा अदर इनकम, क्योंकि पहले के 4 पॉइंट है नहीं, और हम इसका टर्नओवर मान रहे हैं 400 करोड़ से कम, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया था हमको टर्नओवर के बारे में। तो हम यहाँ निकालेंगे 25%। अदर इनकम है कितना, 5,25,000 रुपए, उसका आप निकालोगे 25%, कितना हो गया, 1,31,250। ठीक है, उसके बाद आप ऐड करते हो सरचार्ज, तो भाई यहाँ पे भी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है नहीं तो नहीं लोगे। फिर मार्जिनल रिलीफ, वो भी 1 करोड़ से इनकम ज्यादा होता है तब लेते हैं, नहीं लोगे। फिर सीधे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट लेते हैं, 4% लेते हैं। तो इस वाले अमाउंट का यानी कि 1,31,250 का 4% आप लोगे। ठीक है, ये हो गया 5250। दोनों को आप ऐड कर लो तो 1,31,250 प्लस 5,250, ये हो गया 1,36,500। इसको आप बाहर लिखो अब सीधे, और इसको आप लेस करोगे, और ये ऐड फिर से मैंने बाहर लिख दिया, बाहर मत लिखना कंफ्यूज हो जाओगे, ये अंदर ही लिखना है ऐड। ठीक है, इसको आप लेस करो टोटल इनकम में से, तो 5,25,000 माइनस 1,36,500, ये हो गया 3,88,500। 3,88,500। ध्यान रखना कंपनी के केस में जो ये लास्ट वाला इनकम आ रहा है इसको आप लिखोगे डिविडेंड। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लोगे, फिर अलाउड एक्सपेंसेस। कंपनी के केस में एक बात ध्यान रखना कि 12% वाला रूल नहीं होगा, जितना भी परसेंट दे रखा है वो ले लो। ठीक, तो आपने लेस किया। फिर सैलरी, क्योंकि यहाँ पे अब जो पार्टनर है वो इन्वेस्टर हो जाते हैं, पार्टनर नहीं रहते, तो उनका जो सैलरी है वो भी अलाउ होगा, तो वो भी आप लेस कर दोगे, आएगा टोटल इनकम। फिर टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी को लेस कर दोगे, जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे, ये आपका आ जाएगा डिविडेंड। ठीक, अब उसके बाद आप बनाओगे एलोकेशन। आप लिखोगे यहाँ पे एलोकेशन ऑफ इनकम। दो ही इन्वेस्टर हैं यहाँ पे भी, तो ए और बी कर दो। सबसे पहले क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर कैपिटल। और आपको जैसा मैंने बताया कि कंपनी वाले केस में आपको 12% वाला रूल नहीं लेना है, जितना भी परसेंट दिया है उतना ले लो। तो इस क्वेश्चन में कितना परसेंट है, 15%, पूरा ले लो यहाँ पे। और अभी आपने ऊपर निकाला भी है कि लोन एट द रेट 15% अमाउंट कितना आया है, ए का आया है 37,500 और बी का भी उतना ही है, तो यहाँ लिख दो 37,500, फिर यहाँ पे लिख दो 37,500। ठीक, उसके बाद आप लेते हो यहाँ पे सैलरी, सीधे ले लो जो भी रेम्यूनरेशन दे रखा है। ठीक, तो ए को है 2 लाख रुपीज और बी को है 2 लाख रुपीज। ठीक है, और कुछ है नहीं, ऐड कर लो इसको, तो ये हो गया 2,37,500, ये भी हो गया 2,37,500। ठीक, फिर आप यहाँ लिखोगे लेस टैक्स। ये स्लैब के अकॉर्डिंग आप लेस करते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करोगे, एक वर्किंग नोट बनाओगे आप। ठीक है,
और मतलब कि जैसे अभी कंपनी में आपने एलोकेशन बनाया था ना, सेम उसी को कॉपी करोगे। ये पीछे साइड बना लेना और यहाँ लिख दोगे, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन था तो इंटरेस्ट कितना था 37,500, बी का कितना था 37,500, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे सैलरी। अब सैलरी आपने मेन जो अभी कंपनी वाला बनाया उसमें कितना लिखा है, जो ओरिजिनल सैलरी थी 2 लाख रुपीस। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि अब जो ये इन्वेस्टर थे ना वो एज ए एम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय हैं तो सैलरी में उनका टीडीएस बता रहा हूँ, डिडक्शन कटता है 50,000 रुपीज। आपने सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो जैसा कि 2 लाख रुपए सैलरी था, तो 2 लाख में से आप 50,000 रुपए जो उनका डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कटता है, वो आप माइनस करोगे। तो कितना हो जाएगा 1,50,000 रुपीज ए का और 1,50,000 रुपीज बी का, ठीक है। अब बस सिंपली आप इसको ऐड कर दो, 1,87,500 ये हो जाएगा और ये 1,87,500। अब इस पे आप देखोगे कि टैक्स लगेगा कि नहीं। जो भी टैक्स इस पे आएगा वो आप वहां पे जाके अपने एलोकेशन में लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे लिखो आप लेस टैक्स, और क्योंकि ये 1,87,500 तक है और हमने पढ़ा है कि अप टू 2.5 लाख नो टैक्स रेट, तो इसीलिए ये नील हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये जो इतना बड़ा हमने वर्किंग नोट बनाया, इसमें बस हमको इस चीज का काम था। ये जो नील आया ना, यही हमको निकालना था कि ये टैक्स रेट यहां कितना होगा। नहीं आया है कुछ, नील कर दो। ये हो गया 2,37,500, ये भी हो गया 2,37,500, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में ये जो डिविडेंड ऊपर आया रहता है अभी जो आपने निकाला है कंपनी में, उस डिविडेंड को जो भी रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में उसमें बाइफरकेट कर दो। तो क्वेश्चन में कंपनी के केस में देखो बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स इक्वली। तो डिविडेंड कितना था 3,88,500, तो इसको आप बांट लोगे 1:1 में। तो 3,88,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1,94,250। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1,94,250, और क्योंकि ये इक्वल है तो इधर भी सेम अमाउंट आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि 3,88,500 का 1/2 करोगे यही आएगा 250, ठीक है। अब उसके बाद ऐड कर लो आप, तो 2,37,500 प्लस 1,94,250, ये हो गया 4,31,750। इधर भी सेम अमाउंट है तो वही आएगा 4,31,750। तो कंपनी के केस में भी ये हमको ये ऊपर वाला कंसिडर नहीं करना, बस इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ कंपनी नेट इनकम इज, इन दोनों को ऐड कर लो, 4,31,750 प्लस 4,31,750। तो 4,31,750 को जब आप ऐड करोगे 2 बार तो ये हो जा रहा है 8,63,500 रुपीज, ठीक है। तो एक बार पहले कंपनी का फिर से देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट लेस अलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी 12% वाला रूल नहीं है, ठीक है। फिर लेस करोगे आ गया टोटल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी को लेस करना कंपनी वाला, डिविडेंड आ जाएगा, ठीक। फिर एलोकेशन ऑफ इनकम में आओगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा वैसे ही, कोई 12% वाला यहाँ भी रूल नहीं, ठीक है। फिर सैलरी यहाँ तो जितनी है लिख दोगे, फिर अलग से एक वर्किंग नोट बनाओगे और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके वहां पे दिखाओगे। उसके बाद टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब जो भी आएगा यहाँ लिख दोगे, नहीं आया नील कर दिया हमने। फिर जो ये ऊपर डिविडेंड था इसको यहाँ पे लिखा हमने, बाइफरकेट किया और ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड किया, हमको पता चल गया कंपनी के केस में नेट इनकम इतना है। तो अभी आपने जब पीछे यहाँ पे निकाला था तो फर्म के केस में नेट इनकम कितना आया 8,68,960। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक साथ कि फर्म के केस में आपका आया 8,68,960 और कंपनी के केस में आया है 8,63,500। तो आप देख रहे हो नेट इनकम आफ्टर टैक्स किस में है, तो ये फर्म में है। तो देख रहे हो ना 8,68,960। तो आप लिख सकते हो कि फर्म विल बी बेटर ऑप्शन, ठीक है।
बाकी जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि अज्यूम्ड कंपनी इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, विच ऑप्शन इज बेटर फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो या तो आप ऐसे लिख दो कि भाई नेट इनकम ऑफ फर्म इज इतना, नेट इनकम ऑफ कंपनी इज इतना, सो फर्म विल बी बेटर ऑप्शन। एक ये भी लिख सकते हो। एक ये भी तरीका है कि आप देख रहे हो कि फर्म के केस में टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी, 1,31,040, और कंपनी के केस में टैक्स लायबिलिटी कितना आया है, 1,36,500। तो आप ये भी लिख सकते हो कि सिंस द टैक्स लायबिलिटी इन partnership firm, since the tax liability in partnership firm is rupees, कितना आया है फर्म के केस में, 1,31,040। तो लिखो 1,31,040 which is less than company, which is less than company। कंपनी का कितना आया है टैक्स लायबिलिटी, 1,36,500। So option A, that is partnership firm is better। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या ऑप्शन बेटर रहेगा इनके लिए। तो या तो आप ऐसे लिख दो कि भाई फर्म के केस में नेट इनकम ज्यादा आ रहा है आफ्टर टैक्स, इस वजह से फर्म विल बी बेटर ऑप्शन। अगर जैसा कि टैक्स लायबिलिटी के बेसिस से पूछा तो आप वो भी लिख सकते हो कि टैक्स लायबिलिटी इन पार्टनरशिप फर्म इज 1,31,040 विच इज लेस देन द कंपनी, सो ऑप्शन ए दैट इज पार्टनरशिप फर्म इज बेटर। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर का।